नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चले आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहां का जन उत्साह बड़ा संदेश दे रहा है। विकसित देशों ने सही समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बंगाल में भी ऐसी तैयारी होनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि मुझे हैरानी है कि इतने वर्षों में जितनी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर छोड़ दिया और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और धरोहर को बेहाल होने दिया। पीएम ने कहा कि अमरगान की रचना करने वाले स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति बंगाल में लोगों से मां दुर्गा की पूजा से रोकती है। इससे पहले पीएम ने चुनावी राज्य असम के दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम ने धेमाजी के सिलापत्थर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। पीएम ने इस दौरान पूर्व की सरकार पर नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि असम के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम के साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय के समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सरकार की ओर से भारतीय सेना के आधुनिकीकृत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया और कहा कि आज तेजस आसमान में उड़ान भर रहा है। पीएम ने इस दौरान पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी, जो आजादी के बाद कमजोर पड़ती गई। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में तमाम तरह की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर नियमों को पालन नहीं किया जाता है तो फिर एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि 8 दिनों में फैसला करेंगे। सीएम ने राज्य की जनता से कहा कि वो मास्क पहनकर और नियमों का पालन करे ताकि लॉकडाउन को टाला जा सके। ठाकरे ने कहा कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम और कुछ लोगों को ऑफिस बुलाना चाहिए, जिससे कि ट्रेनों और बसों में ज्यादा भीड़ ना हो। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में 22 फरवरी को रात 8 बजे से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अमरावती में यह लॉकडाउन 1 मार्च से सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। छगन भुजबल ने कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो टेस्ट करवाएं। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी बनने की बात एक मिथक है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा खतरनाक वायरस है। उन्होंने कहा कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण में उभर चुके मरीजों पर दोबारा से हमला कर सकता है। टोल किट केस में दिल्ली की एक अदालत ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत की मांग की थी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 89वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाए। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। किसानों के आत्मसम्मान और पगड़ी संभाल आंदोलन के संस्थापक अजीत सिंह की याद में मोर्चा ने इस दिन को मनाने का फैसला किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया। टिकैत ने कहा कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने बयान गाजीपुर पाड़ा में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के एक समूह की मुलाकात के दौरान दिया। वहीं गुजरात से गांधीनगर से आए समूह ने टिकैत को चरखा भेंट किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। अब किसान इस चरखे का इस्तेमाल करके कॉरपोरेटर को भगाएंगे। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बड़ा बयान दिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है
और सरकार उसमें संशोधन के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि किसान के हितों के मुद्दे पर सरकार आज भी संशोधन करने को तैयार है और इसी बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। पंजाब के अमृतसर में कीर्ति किसान यूनियन के प्रधान मास्टर दातार सिंह की हार्ट अटैक से मौत हुई। उन्होंने एक सभा में जैसे ही अपने संबोधन को विराम दिया, उसके बाद ही मंच पर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। किसान आंदोलन को लेकर मंच से अपने विचार रख रहे दातार सिंह ने कहा कि अलविदा, मेरा समय खत्म हो चुका है। इतना कहने के बाद जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड में कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान वो खुद ट्रैक्टर चलाते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनरेगा का मजाक उड़ाया, इससे भारतीयों का अपमान बताया, लेकिन कोविड के दौर में इसी मनरेगा का इस्तेमाल गरीबों की आय बढ़ाने में किया गया। गरीबों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। राहुल ने कहा कि दुनिया को पता चल चुका है कि भारत के किसानों को किस तरह की दिक्कत हो रही है, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार को किसानों के दर्द का एहसास नहीं है। राहुल ने कहा कि जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ये तीनों कानून मोदी के 2 या 3 कारोबारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके की गठबंधन सरकार ने सत्ता खो दी है। सोमवार को विश्वास मत परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इसके पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। पुडुचेरी विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायणसामी सरकार ने बहुमत खो दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि कई विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई थी। नारायणसामी के पास बस 11 विधायकों का साथ रह गया था, बल्कि विपक्षी दलों के पास कुल 14 विधायक थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख सीमा से चीनी सैनिकों को वापस जाने पर बात करते हुए केंद्र सरकार से पाकिस्तान से भी बात करने की अपील की। फारूक ने कहा कि भारत अगर चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से भी करना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसला बड़ा है और बातचीत फिर से शुरू होगी, क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बैठकर सीमा को तय करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के अध्यक्ष पद पर लगातार 5वीं बार ताजपोशी हुई। इस बात का फैसला सर्वसम्मति से हुआ, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती अगले 3 साल तक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती का कार्यकाल 22 फरवरी 2021 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक होगा। तो वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष बनते ही महबूबा मुफ्ती प्रदेश स्तर पर पीडीपी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को शुरू करेंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुंबई में शिवसेना ने केंद्र सरकार का घेराव किया। दरअसल शिवसेना की युवा शाखा यानी युवा सेना ने सरकार को घेरते हुए मुंबई के पेट्रोल पंपों पर सड़क के किनारों पर कई बैनर लगाए, जिसमें लिखा था कि क्या यही अच्छे दिन थे। मुंबई में पेट्रोल पंपों पर लगाए गए इन पोस्टरों में साल 2015 और साल 2020 के गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना की कमी की गई। बता दें कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी ने देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय यह जरूर याद रखें कि कच्चे तेल का दाम नहीं बढ़ा है, बल्कि कम हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में तेल की कीमतों को विरोध में साइकिल पर सवारी करते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा तक साइकिल से सवारी की और बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने साइकिल की सवारी की और विधानसभा तक साइकिल पर सवार होकर गए। दमन और दीव के सांसद मोहन डेलकर मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए। दरअसल दादर नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर का शव मरीन ड्राइव के एक होटल में सोमवार को मिला। शुरुआती जांच में खुदकुशी की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या 67 हो गई। बचाव टीम ने शनिवार देर शाम तक 5 और शव को बरामद किया। बता दें कि आपदा बाढ़ से क्षेत्र में 204 लोग लापता थे, जिन्हें ढूंढने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि चमोली जिले के तपोवन डैम के मलबे से 5 और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही अब कुल 67 शव बरामद हुए हैं, जबकि 139 लोग लापता हैं।
कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश एक बार फिर भारतीय सेना ने नाकाम कर दी है। दरअसल नौगांव में रेलवे क्रॉसिंग के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर पहुंचकर निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट किया गया। भारत के तीसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में कोरोना वायरस महामारी के चलते देर हुई। इस बात की जानकारी खुद इसरो प्रमुख के सिवन ने दी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 21 में होनी थी। इसरो प्रमुख ने बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत इसरो की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। के सिवन ने साथ ही बताया कि चंद्रयान 3 में अपने पुराने यादों की तरह ऑर्बिटल नहीं होगा। सराहनीय कार्यों पार्कों में ओपन जिम, सड़कों की मरम्मत और सीसीटीवी लगाने को लेकर सुभाष जग्गा ने दिल्ली के मुल्तान नगर में विधायक और निगम पार्षद को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने आम बजट को पेश किया है। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। योगी सरकार ने इस बजट को पूरी तरह से पेपरलेस पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में कंप्यूटर से बजट पेश करते नजर आए। यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से तर यूपी सरकार ने किसानों की खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यूपी बजट से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल बजट में यूपी के हर मंडल को एक राज्य विश्वविद्यालय का ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनकी देखरेख में लगातार 5वीं बार बजट पेश किया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और एमएलसी दीपक सिंह साइकिल चलाकर विधानसभा में बजट सत्र में पहुंचे। पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के विरोध में एक अलग तरह का विरोध देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के शासन चलान से तरीके से असर देश प्रदेश में पड़ रहा है। विकास के नाम पर विनाश का तांडव मचाने वालों ने जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया है। अपने एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचकर अपने आवास के लिए जमीन रजिस्ट्री करवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता राम पूजन पटेल का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रयागराज के तेलियरगंज इलाके में स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कानपुर में ड्रग माफिया सुशील बच्चा के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन ने काकादेव थाना क्षेत्र में माफिया के घर को जमेदोज कर दिया, तो वहीं इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ मारपीट की। वहीं रिश्वत नहीं देने पर डॉक्टर ऋषि अग्रवाल ने मां और बेटे को बुरी तरह पीटा। झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देकर पीड़ितों से सीएमएस के सामने जबरन समझौता करवाया। बनारस के रहने वाले युवा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव का टीम इंडिया में चयन हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए 19 सदस्यीय भारतीय टीम में धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। कानपुर के कल्याणपुर में युवक का अपहरण हो गया। युवक ट्रेवल्स कंपनी का मालिक था। युवक ने रसूलाबाद जाने के नाम पर कार की बुकिंग की थी। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल सोमवार को भिवानी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते समय दलाल ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं और सरकार बातचीत से यह आंदोलन का समाधान चाहती है। वहीं जेपी दलाल ने किसानों द्वारा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना ठीक नहीं है। आखिर फसल की उपज के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है। हरियाणा में सिंचाई के पानी की कमी पर दलाल बोलते हुए कहा कि हरियाणा की प्यास एसवाईएल से ही बुझा सकती है। ऐसे में सरकार एसवाईएल के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें किसानों को भी सहयोग करने की जरूरत है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। हुड्डा ने कहा कि बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 निर्दलीय विधायक समर्थन वापस ले चुके हैं। जेजेपी विधायक भी रोज बयान दे रहे हैं। टीजीटी भर्ती पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि सरकार का युवा विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि रोजगार दो वरना 10,000 दो। आपको बता दें कि टीजीटी इंग्लिश की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि 1035 पदों पर भर्ती होनी थी।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के हुडा सेक्टर 2 के पास नेशनल हाईवे नंबर 19 और 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। पुल की निर्माण लागत 25 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बनाए गए पुल से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पुलों के निर्माण से फरीदाबाद पलवल होडल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चंडीगढ़ से 2 बार मेयर रह चुके सुभाष चावला ने प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की। वहीं उनके स्वागत के लिए सेक्टर 35 में स्थित कांग्रेस भवन में विशाल समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सुभाष चावला ने कहा कि चंडीगढ़ शहर नौजवानों का शहर है और आने वाले नगर निगम चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि इसका यह मतलब नहीं है कि पुराने नेताओं को दरकिनार किया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को शर्तों के साथ खोलने का आदेश जारी किया है। 24 फरवरी यानी बुधवार से प्रदेश में कक्षा 3 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में खरखौदा में किसान महापंचायत हुई। इसमें किसान नेता राकेश शिकायत और गुरनाम सिंह चढ़ोनी समेत कई किसान नेता शामिल हुए। इस मौके पर टिकैत ने कहा कि लड़ाई केवल 3 कानून की नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कानून आने हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। राकेश टिकैत ने खरखौदा महापंचायत में कहा कि केवल गेहूं की फसल और धान पर ही नहीं बल्कि सभी 23 फसलों पर एमएसपी का कानून बने। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ रही रसोई की महंगाई के विरोध में भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। चरखी दादरी में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पानीपत में साफ सफाई की जिम्मेदारी उठा रही कंपनी जेबीएम पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। दरअसल आरोप है कि बिना मेयर और कमिश्नर को बताए कंपनी ने चंडीगढ़ से 27 करोड़ का टेंडर पास कराया। वही मामला संज्ञान में आने के बाद निगम में हड़कंप मचा हुआ है। निगम मेयर पार्षदों के साथ डंप यार्ड निम्बारी पहुंची और कंपनी के टेंडर की जानकारी ली, लेकिन मेयर और पार्षदों ने निम्बारी में चल रहे काम के प्रति आपत्ति जताते हुए असंतुष्टि व्यक्त की। रादौर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार विभाग ने तोहफा दिया है। बता दें कि रोजगार कार्यालयों से संबंधित कार्यों के लिए युवाओं को अब यमुनानगर की दूरी तय नहीं करनी होगी। विभाग की ओर से उपमंडल स्तर पर रादौर में रोजगार कार्यक्रम खोला गया है। इस बारे में की जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि रादौर क्षेत्र के सैकड़ों युवा हर माह जिला यमुनानगर कार्यालय में अपने कार्यों के लिए आते थे, लेकिन विभाग और सरकार की ओर से उन युवाओं को तोहफा दिया गया है। साथ ही जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि रादौर में कार्यालय खुल जाने से जिला कार्यालय पर भी दबाव कम होगा। साथ ही क्षेत्र के युवाओं को भी स्थानीय स्तर पर इसका फायदा मिलेगा। बहादुरगढ़ शहर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में सीवर लाइनें भी डाली जा रही हैं और धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को खबर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिले के आला अधिकारियों पर अवैध कॉलोनाइजरों से मिलीभगत के आरोप लगाए। समाजसेवी राहुल मंडोरा का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनी कट रही है। गुरुग्राम में एक युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा गया। अंधाधुंध फायरिंग से साइबर सेल दहल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। सोनीपत के जिला कारागार एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि जेल में हुए गैंगवार में कैदियों ने पीट कर एक कैदी की हत्या कर दी। मृतक जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की हत्या का आरोप था। उसे शनिवार को ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल शिफ्ट किया गया। युवा के पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय सरदार जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसदेव संधू पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत से हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाश ने बुजुर्ग की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। हिमाचल के मुखिया जयराम ने व्यापार मंडल के कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना काल में आई दिक्कतों के बारे में बातचीत की और कहा कि संकट से इस घड़ी में मिलकर लड़ना होगा। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के चलते अभिभावक परेशान है। ऐसे में छात्र अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों की फीस और पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए कानून बनाने सहित अन्य मुद्दों पर 5 मार्च को शिमला विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सोलन के निजी बस ऑपरेटर खासे परेशान हैं। शुलिनी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुवींद्र मेहता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से उन्हें बसों का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले से ही सवारियां कम हैं, ऊपर से अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो लाभ की उम्मीद कर रहे थे वो आज टूट चुकी है।
बिलासपुर में वन रक्षकों की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल गश्त के दौरान वन रक्षकों ने खैर से लदी एक जीप को पकड़ा, जिसमें खैर भरे मोचे बरामद हुए। वहीं टीम ने जीप को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। विश्व में कोरोना के मामले 11 करोड़ 19 लाख को पार कर चुके हैं। 24,75,000 से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है। भारत में ग्राफ नीचे आया है। 14,000 नए केस आए हैं, 9,000 से ज्यादा ठीक। 24 घंटे में 80 लोगों की मौत हुई। भारत में संख्या 1 करोड़ 10 लाख को पार कर चुकी है। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा ठीक। 1,56,000 से ज्यादा की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में आंकड़ा 6,37,000 को पार कर चुका है। 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में संख्या 6,02,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 8,700 से ज्यादा की मौत, 2,300 से ज्यादा केस एक्टिव है। हरियाणा में संख्या 2,69,000 को पार कर चुकी है। 2,65,000 से ज्यादा ठीक। 860 से ज्यादा का इलाज अभी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड वैक्सीन के 2 लाख डोज मुहैया कराए जाने पर भारत का आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत को कोरोना के खिलाफ जंग में ग्लोबल लीडर करार दिया। समुद्र में तेल रिसाव के कई दिन बाद इजराइल ने अपने सभी भूमध्य सागरीय तटों को बंद कर दिया है। बता दें कि इजराइल के समुद्र में रिसाव के बाद कई टन तेल 100 मील से अधिक दूरी तक फैल गया, जिससे इजराइल के सबसे भीषण आपदाओं में से एक माना जा रहा है। चीन ने कोविड-19 के 16 स्वदेशी टीकों के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। इनमें से 6 टीके ट्रायल में तीसरे चरण में हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि सेना में शामिल महिलाओं को जंगी मैदान में दूर रखा जाएगा। महिलाओं की तैनाती सिर्फ शहरों में होगी। नाइजीरिया में वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हुई। नाइजीरिया के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। एफएटीएफ की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें सोमवार से पेरिस में शुरू हो गई हैं और ये 26 फरवरी तक चलेंगे। इस बैठकों में ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की संभावना जताई गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी को खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। फिलहाल दोनों ही टीम एक-एक मैच जीतकर सीरीज बराबर पर है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। सीरीज में पहली बार सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मौका दिया गया है। टीम इंडिया के मेन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 5 मैचों की टी20 सीरीज में आराम दिया गया। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का खिताब रुवीना दिलैक ने अपने नाम किया है। राहुल वैद को हराकर रुवीना ने सीजन को अपने नाम किया है। आपको बता दें कि रुवीना को ट्रॉफी के साथ 36 लाख रुपए की राशि भी मिली। राहुल वैद बिग बॉस सीजन 14 में फर्स्ट रनर अप रहे हैं, जबकि सेकंड रनर अप निक्की तंबोली बनी। आपको बता दें इससे पहले राहुल वैद ने रियलिटी शो इंडियन आइडल के पहले सीजन में भी रनर अप रहे थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एक्शन फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग 8 मार्च से शुरू हुई। वहीं सलमान ने टाइगर 3 के एक्शन सीक्वेंस को लेकर कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने अपनी अपकमिंग फिल्म अटैक के रिलीज डेट का ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह फिल्म दर्शकों के सामने रिलीज होगी। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें अनुपम खेर अपने फिट बॉडी को फ्लोंट करते दिखाई दिए। वहीं फैंस ने अनुपम खेर के इस फोटो को देख उन्हें बाहुबली बताया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस कृति सेनन की लीड रोल वाली फिल्म भेड़िया के रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। यह फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।